इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल ने की प्रेस वार्ता। बीवीजी रामजी योजना की सांसद ने की तारीफ, कहा यह योजना ग्रामीण भारत के लिए एक नई शुरुआत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर हो रही राजनीति पर सीएम रेखा गुप्ता ने दिया जवाब, कहा प्रदूषण हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कुल्लू में राजस्व अधिकारियों पर हुए हमले पर बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, का हत्या के प्रयास की लगाई जानी चाहिए धारा। जबलपुर में बिजली विभाग की टीम पर जानलेवा हमले के चलते जूनियर इंजीनियर को लगी चोट, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हजारीबाग में बीबीजी रामजी योजना पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि यह योजना ग्रामीण भारत के लिए एक नई शुरुआत है, जो रोजगार, बुनियादी ढांचे और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी देना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप तैयार करने का एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। गांव में सड़क निर्माण, जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका से संबंधित संस्थानों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए, विपक्ष के लोग इस बिल को लेकर के एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के उद्देश्य से जो है सभी तरफ पर भ्रम पैदा कर रहे हैं। इस बिल का जो लाभ है, पुराने बिल के तुलना में, जो पुरानी योजना के तुलना में इस योजना में जो लाभ है, आपके माध्यम से ये लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे 25% ज़्यादा जो है रोजगार मिलेगा, जो है आपका 60 दिन जो है खेती के समय में वो आप जो है इससे फ्री रहेंगे। आपको जो है वीकली पेमेंट मिलेगा, मॉनिटरिंग इसका स्ट्रांग होगा, इसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इसमें जो भ्रष्टाचार बिना रोक टोक के पहले इसमें चलता था, उन सब चीज़ों पर ये लगाम लगेगा। तो ये जो बिल है ये जनता के हित में है। केवल राम के नाम आने से विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि भाई, राम से आपको इतना नफरत क्यों है? महात्मा गांधी के भी दिल में प्रभु श्री राम बसते थे, उनका आखिरी शब्द भी हे राम ही थे। तो अगर महात्मा गांधी के श्रद्धेय भगवान राम के नाम से अगर कोई बिल आता है तो इसका तो पूरा देश को स्वागत करना चाहिए। तो आपको इतना राम से नफरत क्यों है कि आप इस बिल के बारे में भ्रामक स्थिति या प्रोटेस्ट करने का जो प्रयास कर रहे हैं? ये विपक्ष के साथियों को, इस देश के लोगों को बताना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये दिल्ली को बेहतर बनाने की चुनौती है। सरकार पहले से ही हर संभव समाधान पर काम कर रही है। हम दिल्ली के लिए सभी बेहतरीन विचारों को अपनाएंगे। देखिए, पॉल्यूशन हमारे लिए केवल एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक चैलेंज है दिल्ली को बेहतर करने का, दिल्ली की हवा को ठीक करने का और लोगों का जो हेल्थ का प्रॉब्लम इससे जुड़ा है उसके समाधान देने का। और इसीलिए कोई भी समाधान जो हमें समझ में आता है वो ऑलरेडी सरकार उसे कर रही है, पर नए आइडियाज़, इनोवेटिव मशीनरी, तकनीकें
उन सब को ढूंढने के लिए हमने इस तरह के चैलेंजेस को यहाँ रखा है, जहाँ देश भर की टेक्नोलॉजीज यहाँ आकर के अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं हवा को बेहतर कर सकते हैं, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, और जो हवा में विद्यमान PM 2.5 हो, PM 10 हो या बाकी पार्टिकुलर्स हैं, उन सब पे काम करते हुए कैसे पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है, इसकी आज हमने बहुत ही डीप स्टडी देखी। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए हुए थे जो कहीं ना कहीं जो सड़कों पे एमिशन है उसको भी कम कर सकते हैं, हवा को बेहतर कर सकते हैं, पर्यावरण को सुंदर कर सकते हैं। तो इन सारे कामों के लिए हमने यंग माइंड्स और उनके इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम किया, और लगातार हम दिल्ली के भी हर युवा को स्टार्टअप्स के लिए सहयोग दे रहे हैं, और देश भर की भी जो तकनीकें हैं उन सब को आमंत्रित कर रहे हैं कि दिल्ली के साथ मिलकर के आएं, समाधान दें और उस पर हम सब मिलकर काम करें। सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है और कोई भी ऐसा काम अनटर्न नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि हमें समाधान मिल सके और हम ना कर पाए। थैंक यू। कितने लाभकारी ये दिल्ली के हो सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत बेहतर लगी जो कि अभी तक हमारे इस सिस्टम में काम नहीं कर रही है। जो व्हीकुलर एमिशन है उस पे काम करने के लिए लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। जनरेटर्स जो कि लगातार उसका बहुत ही हार्मफुल एमिशन रहता है, उस पे काम करने के लिए लोगों ने अपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। एयर प्यूरीफायर्स पे बहुत अच्छा काम है। सड़क पे लगने वाले बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, टावर हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मिस्ट स्प्रे की भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने बना रखी है। तो बहुत अच्छे आइडियाज़ थे और मुझे लगता है कि हम इन युवाओं के आइडियाज़ पे काम करेगी दिल्ली सरकार और उन्हें अपने सिस्टम में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर के आएंगे। सरकार का सहयोग रहेगा। सरकार के लिए ही ये सब किया गया। सरकार ने अपने दिल्ली की समस्या को समाधान देने के लिए ही ये सब करवाया है, और उसमें से जो बेस्ट आइडियाज़ हैं जो हमारी दिल्ली के लिए सक्सेसफुल है उन सबको हम जरूर अडॉप्ट करेंगे। आपने कई स्टार्टअप पे कई इंस्ट्रूमेंट देखे जो कि हमारे वर्तमान के चाहे वो BS6 के नीचे के व्हीकल्स हैं उनके साथ में अगर हम जोड़ देते हैं तो वो उसको इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि उसका एमिशन इतना कम हो जाए कि वो BS6 की तरीके से काम कर सके। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट लगा कि जो वर्तमान के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे बसेस के लिए, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए भी ऐसी बहुत सारी इनोवेशंस हैं जो कि काम में आ सकती हैं। देखिए, मैंने कहा कि ये काम जो ना तो ये समस्या एक दिन की है कि हमें एक दिन में मिली हो, और ना ही इसका समाधान कुछ दिनों में होने वाला है। वर्षों की समस्या है और शायद पूरी होने में, समाधान मिलने में भी कुछ वर्ष लग सकते हैं। पर निश्चित रूप में जब हम सही दिशा में और सही मानसिकता के साथ नीति और नियत जब दोनों ठीक होंगी तो रिजल्ट जरूर आएंगे और दिल्ली को बेहतर हवा मिलेगी। थैंक यू। कुल्लू में राजस्व अधिकारियों पर हुए कथित हमले पर राज्य के विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारा मानना है कि हत्या के प्रयास की धारा लगाई जानी चाहिए। यह इसलिए लगाई जानी चाहिए क्योंकि सिर पर चोट लगी है। मैंने राज्य के कानूनगो एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, वे भी आपत्ति जता रहे हैं। बात करूंगा, डिप्टी कमिश्नर मेरे को चलते चलते मिले थे लेकिन ज्यादा मेरी बात उनसे हुई नहीं। अब FIR दर्ज की गई है कि नहीं की गई है? अगर दर्ज की गई है तो सेक्शन क्या लगाए गए हैं उसमें? कहीं ऐसा तो नहीं है प्रयास की इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की? ये गंभीर है अपने आप में, और ऐसे में निश्चित रूप से हमारा तो ये मानना है कि अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन इस पर जो है वो अप्लाई होनी चाहिए, लगनी चाहिए। इसलिए लगनी चाहिए क्योंकि सिर पे ठोके लगी, और जिस प्रकार से बताया कि जो शटरिंग के वहां पर जो लकड़ियां पड़ी थी उनसे पिटाई की, उनसे मारपीट की, और उसके बाद और भाग करके वहां से निकले, गाड़ी में बैठे, उसके बाद गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की, और उसके बाद फिर धमकी दी गई। वो तो बता रहे हैं कि भाई वहां से कुछ और भी हथियार लाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे कैसे जिंदगी बच गई, और जिंदगी अगर बची है तो मैं यही कहूंगा कि ऐसी सूरत में निश्चित रूप से जो कार्रवाई बनती है उस व्यक्ति के खिलाफ, जो कौन कौन लोग थे उन सब के खिलाफ आज ही कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और गिरफ्तारी के बाद जो है कानून के मुताबिक उनको
सजा मिलनी चाहिए, ये मैं बड़ा साफ कहना है। और अभी मुझे कानगो की जो इनकी जो स्टेट की जो एसोसिएशन है उसके प्रतिनिधि भी मिले थे, वो भी कह रहे हैं कि हमारा भी एतराज है, हम भी काम रोकेंगे, हम भी काम तब से आज से ही रोक दिया है। तो इसलिए बहुत बड़ा चिंता का विषय। आप देखिए कि कानून व्यवस्था की हालत इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में है कि ऊना में गोली चलती है, तलवारें चलती हैं, नालागढ़ में गोली चलती है, शिमला के माल रोड पर जो सब्जी काटने का जो जिसको टोका बोलते हैं उससे नौजवान को काट करके मार दिया गया पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने। शिमला के BCS से 3 बच्चों को अगवा करके लेकर के उठा करके चले जाते हैं। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आखिरकार हो क्या रहा है? और जहां तक नशे की बातें उनको मैं आज करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं कुल मिलाकर के ये कह रहा हूं कि ये सारी घटनाएं हो रही हैं तो संरक्षण। अगर ऊना में गोली चली तो किसके कहां चली, किसके होटल के प्रीमाइसेस में चली? कांग्रेस का नेता। आज अगर यहाँ कुल्लू में घटना घटित हुई है, उस घटना में कौन आदमी इसमें इन्वॉल्व है? कांग्रेस का नेता। आखिरकार ये सत्ता का नशा जो है, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के सिर चढ़ करके बोल रहा है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है प्रदेश के देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों के लिए। और ऐसे में मैं यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री संज्ञान ले, कार्रवाई करे और जो दोषी है उनको गिरफ्तार करें और उनके ऊपर जो सेक्शन लगती है, अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन बनती है और उसके तहत कार्रवाई करें। अनूपपुर में थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की भू अर्जन संबंधित लोक सुनवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जहां 8 गांवों के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भू अर्जन के लिए समर्थन दिया। परियोजना के क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके मिलेंगे। कंपनी ने क्षेत्र में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत सामुदायिक विकास के प्रति अपना प्रतिबद्धता जताई है। तो वहीं इस बाबत उक्त ग्रामों के सामाजिक समाघात अध्ययन का कार्य जिला प्रशासन के देखरेख में किया गया है। व्यारा में एक आयुष मेले का आयोजन किया गया, जहां आयुर्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करने और विभिन्न उपचारों चिकित्सा पद्धतियों का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में नागरिकों ने इस आयुष मेले में भाग लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष जलम सिंह वासवा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आयुर्वेद केवल दवा नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रकृति के अनुरूप उचित आहार और दैनिक जीवन शैली अपनाकर स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। इस अवसर पर विधायक मोहन भाई कोंकणी ने सभी के अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने और देश में एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आयुर्वेद और योग को अपनाने का आग्रह किया। तो वहीं आपको बता दें कि आयुष जीवन शैली और औषधीय पौधों पर आयोजित प्रदर्शनियों से अनुमंत्रित कुल 1317 नागरिकों को लाभ हुआ। जबलपुर में स्वर्गवास अमित साहू की स्मृति में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जबलपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पेट, महिला स्वास्थ्य, बीपी, शुगर, त्वचा, घुटनों का दर्द, थायराइड, अस्थमा, कब्ज जैसी बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया और दवाइयां वितरित की। साथ ही कंटकी और आसपास के गांवों के लोगों ने इसका लाभ उठाया। जबलपुर में पाटन के ग्राम सकरा में बिजली विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। इस दौरान जूनियर इंजीनियर चोट लगने के चलते गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद घायल अवस्था में मनोज दुबे को टीम पटना थाना लेकर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। दरअसल जूनियर इंजीनियर मनोज दुबे की टीम के साथ ओवरलोड चेक करने और बकाया बिल वसूली करने गए थे, जिसके बाद मनोज दुबे ने सौरभ जैन से बकाया बिजली बिल भुगतान करने की बात की तो भड़के और इसके बाद उन्होंने जूनियर इंजीनियर पर हमला कर दिया। मनोज दुबे ने बताया कि सौरभ जैन ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर दोबारा बिजली बिल वसूल करने के लिए गांव में घुसे तो तुम्हें जान से मार देंगे। मेरा जो राजस्व वसूली का कार्य है उच्च अधिकारी के निर्देशों पर टॉप 20 टॉप 100 कि जो भी बिल है उनकी वसूली के लिए मैं अपने सहायक धनेश शुक्ला लाइनमैन के साथ, अनिल उरती के साथ मैं सकरा ग्राम पर श्री जैन दानचंद जैन के बकाया राशि पे उनके घर पहुंचा। चूँकि दानचंद जैन ख़त्म हो चुके हैं, उनके लड़के और उनके नाती दोनों इस पंप का उपयोग करते हैं। उनसे मैंने कनेक्शन के बिल जमा करने के लिए निवेदन किया, तो उनके द्वारा कहा गया कि मेरा जो पंप कनेक्शन है उसका HP बढ़ गया है। तो मैंने उनको बताया है कि अभी 1 सप्ताह पहले हमारे लाइनमैन धनेश शुक्ला जी के नेतृत्व में उनके निर्देश पर
इनके जैन साहब और धनीश शुक्ला हमारा हेल्पर, इन्होंने मीटर लगा के भी लोड चेक कराया, तो मीटर में फिर पुनः लोड जो है 9 HP आ रहा था। इस कारण से अब बिल सुधारने का कोई उद्देश्य तो है ही नहीं है, आपको बिल जमा करने पड़ेगा। इसी बीच उन्होंने गाली, मैंने बोला भी शासकीय कार्य में बाधा मत उत्पन्न करो, आप बिल चाहे 2-4 दिन बाद जमा कर दो, पर बिल जमा करना पड़ेगा। इसका इतना क्या कि मैं जब गाड़ी तभी जाने लगा तो दोनों बाप बेटे मिल के मेरे ऊपर हमला कर दिए, मारपीट की है, गाली गलौज की है, जान से मारने की धमकी दी कि दोबारा बिल जमा करने आओगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तो उसके बाद हमारे साथी लोग थे हमारे साथ, उन लोगों ने बीच बचाव करके खींच काट करके बाहर किया, फिर हम लोग साथ में बैठ के सीधे पाटन थाने आ गए। जिनने आपके ऊपर हमला किया है उन लोगों के नाम बता दीजिए। सौरभ जैन जो लड़का है वो ने ही हमला किया, उसके साथ उसके पिताजी मदन लाल जैन। आपका क्या नाम है, किस पद पर है? मैं मनोज दुबे, सहायक अभियंता कटंगी। हुबली के किसानों को फसलों की सही दाम न मिलने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए किसानों ने परमानेंट परचेजिंग सेंटर खोलने की मांग को लेकर कोर्ट का रुख कर लिया है ताकि उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिल सके। अब उन्होंने बेंगलुरु हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है, जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य में जिला और होबली लेवल पर किसानों की फसलें 28/5/2025 को कटने से 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और खरीद प्रोसेस शुरू किया गया, लेकिन सरकार और विभाग इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। अब हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या सभी परमानेंट खरीद सेंटर खुलेंगे। कायम खरीदी केंद्र ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಈಗ ನಾವು ಕಾಯಂ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ 21ರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತು. 2025 ಮೇ 28ರಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಯಾರು ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ತಮಗೆ ಮನಸಾ ಇಚ್ಛೆ ತಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವನ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಆಯಿತು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆದಂಥ ಕಳೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಮಾರಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಈಗೇನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಜುಲೈದಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನಾದ್ರು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಈ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನ, 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಇದು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8,700 ಚಿಲ್ಲರ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಇಷ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಏನು ಮಾಡೈತಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತಾವು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಾವು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಏನು ಮಾಡೈತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. ಆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಕೇಸನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಯಂ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟೈತಿ. ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡೈತಿ. ಈಗ ಏನಂತೇಳಿ ಕಟಾವು ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 ತಿಂಗಳದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಾವು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತೇಳಿ. ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಬರ್ತಾವ, ಇವ್ರು ಜುಲೈದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕಡ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಲುವಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಯಂ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ? ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಂ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈಗ ಕಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಕಾಯಂ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ. ನಮ್ಮದು ಅದು ಕಾಳು ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅದು ಕಾಯಂ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಕಡ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಕಡ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಕಡ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಡ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಕಡ್ಲಿ ಕಟಾವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಡ್ಲಿ ಕಾಳು ಖಾಲಿ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಇವರು ಖರೀದಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕಾಯಂ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡೈತೆ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಏನು ಬೆಳೆಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವೋ ಆ ಬೆಳೆಗಳೇ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಖರೀದಿ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅದರ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ
ತಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ನೀವು ಗಡುವು ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ಹೋರಾಟದ ಅದು ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಗಡುವು ಕೊಡೋದು ಹೋರಾಟ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದೇ ಇದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ವಿ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಂದ ಇದು ರೈತರು ಹೇಳಿದಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಏನೈತೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅವ್ರ ರೈತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಐತಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 4 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ನೀವು ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಭರವಸೆ. ಆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಜೊತೆ ಪತ್ರಿಕಾಂಗದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ 4 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೈತೆ. ಪತ್ರಿಕಾಂಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥವು ಪತ್ರಿಕಾಂಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ ಕೆಲಸ ಪತ್ರಿಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾಂಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರು ರಾಯನಗೌಡ್ರು ಅಂತೇಳಿ ರೈತ ಸೇನಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರ. सागर छतरपुर रोड पर करारपुर के एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। मृतक वृदेंद्र सिंह राजपूत साईं राम स्कूल की बस चलाते थे। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते उनकी हत्या कराई गई है। करणी सेना के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, तो वहीं क्षेत्र विधायक प्रदीप लारिया के आने पर पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया गया। साथ ही कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को अवगत कराया और चक्का जाम खुलवाया। आज चक्का जाम हुआ था, क्या था कारण? कल कैंट थाना से अंतर्गत एक बॉडी मिली थी अपन को, था उसको अस्पताल ले गए हैं जहाँ उसका पीएम है, और पीएम के बाद थाना स्तर पर कैंट थाना में मर्ग कायम कर जाँच की जा रही है। अभी आज उसका पीएम के बाद परिवारजनों को कुछ सब संदेह वगैरह है, जिसके आधार पर उन्होंने चक्का जाम करके रखा हुआ है। पुलिस के द्वारा समझाइश दी गई है। जो भी जाँच परिवार वालों द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे होंगे उन सबकी जाँच विधिवत जाँच की जाएगी, और जो भी अगर इसमें अगर कुछ आता है तो आगे उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। आपको सूचना नहीं थी? देखिए, सूचना तो मुझे कल से थी जी, और ये दुखद घटना है। कल मेरे को जैसी जानकारी लगी ऐसी ऐसी घटना हो गई है, परिवार के लोगों ने मुझसे बात की। एक तो उन्होंने कहा कि इसकी इंक्वायरी गहराई के साथ हो जाए, और दूसरा पीएम के लिए उन्होंने कहा कि पैनल के माध्यम से हो जाए। तो मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने कहा कि उनके परिवार के लोगों को शंका है, इसलिए पीएम पैनल के से होना चाहिए, और सुबह पीएम पैनल से हुआ। हमारी डॉक्टरों की पैनल ने पीएम किया है। जी। तो मुझे लगता है पीएम रिपोर्ट के आने के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरा, पुलिस अपने तरीके से तहकीकात कर रही है। जो तथ्य परिवार के लोगों ने बताए हैं उन तथ्यों के आधार पर जांच चल रही है। ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब, 2 घंटे से लगातार जाम लगा है, क्यों नहीं खोला अभी तक? क्या मांगे पूरी नहीं हुई? 2 घंटे नहीं भैया, 3.5 घंटे से ऊपर हो गया। आप 2 घंटे कम कह रहे हैं। जी। और मांग की हमारी ये है कि ये पहला केस नहीं है समाज के साथ, ये करीबन 7वां-8वां केस है। जी। और आज मैं कसम खा के बैठा हूँ, जब भी उठूंगा जब इस पे मुझे निराकरण मिल जाएगा। अभी तो अधिकारी आए तो उन्हें क्या आश्वासन दिया? अधिकारी आए, अभी यहाँ अधिकारी आए, बात करके चले गए। अच्छा। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि भाई तुरंत कार्रवाई तो नहीं होती है, तो हम भी जानते हैं। जी। लेकिन यहाँ पर जब बांध के मारा है, हमारे पास बात हमें जानकारी लगी है, तो उसी हिसाब से काम करेंगे। बिल्कुल। इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहते हैं भैया? सागर में आप सभी लोग सोशल मीडिया आप ज्यादा देख रहे हैं हमसे ज्यादा, तो आप लोग को जानकारी रहती है। जी। कई मामले चल रहे हैं यहाँ पर। जी। हालांकि पुलिस प्रयास करती है, लेकिन अपराध सागर में सबसे ज्यादा। जी, ठीक है भैया। सब नाम क्या लगते हैं? शैलेंद्र सिंह राजपूत, करनी सेना जिलाध्यक्ष सागर। धन्यवाद भैया। अगर मांगे पूरी नहीं हो तो अगला एक्शन क्या होगा? देखो भैया, ये अभी तक सागर तक बात थी, कुछ देर पहले, आध घंटा 20 मिनट पहले तक ये बात प्रदेश तक पहुंच गई है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी गाड़ी बैठ के उन्हीं से वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। अगर वो मांग नहीं होती तो जीवन शेरपुर उनको यहाँ तक शाम के 6 बजे तक वो यहाँ उपस्थित मिलेंगे, और हम हटेंगे नहीं। ये मान के चलो सागर जिला पूरा बंद मिलेगा आज, ठीक। और हम नहीं हटेंगे। अब ये ऊपर से हमें भी बोल दिया, जब तक निराकरण ना हो तो आप हट नहीं सकते।
ना कोई नेता, हमें कभी नेताओं के भी फोन आ चुके हैं, नेतागिरी करने नहीं बैठे हम। जी 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 मैं समाज सेवा करता हूँ दिल से, और तन से एक एक खून का कतरा देने के लिए तैयार हूँ समाज के लिए। जी और मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा जब तक मुझे पुख्ता कार्रवाई नहीं मिलेगी। और जिसको जो करना हो, अगर कोई कार्रवाई हमारे ऊपर, हमारे सभी लोग भाई परेशान हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ जी जी कि जो खड़े हैं, कोई मरीज तो कड़ रहे हैं, लेकिन और जो अभी क्या है, त्योहार का समय भी चल रहा है, जी जी जो परेशान हो उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन माफी चाहता हूँ कि आज मेरी वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं। जी जी लेकिन मैं आज बेबस और परवश हूँ जी। ना, ये एक्शन हम लेते ही नहीं, और हम जब ही हटेंगे जब हमें मिल जाएगा। FRI तो हुई है ना इस मामले में? FIR थोड़ी होगा भाई, हो गई तो काहे को बैठे होते। जी जी जी। और कौन लोग हैं जिन पे FRI की मांग कर रहे हैं आप लोग? जो उठा के थाने, मतलब जो जिसने मारा उठा के आप मेडिकल तक दिल्ली तक ले गए, तो वो ले तो गए, जी जी। शाम को ले गए, दोपहर में 12 बजे पता चल। भैया नाम पता है आपको क्या? अब नाम मैं तो मुझे तो नहीं नाम, परिवार के जिनने कॉल किया उनको मालूम है। ठीक है भैया, धन्यवाद। का बात से मारो, जो तो पता पा रहे नहीं काय से मारो तुमने माँ बेटा के लाने, क्या सब ढोरोंगाई को दे रहो तुमने? 20 साल से काम कर रहा हो बेटा, आज गरीब आदमी के पेट पाल रहा है, बेटा फिर से मारो तुम्हें, चल पता को बेटा रो खिला दे। कौन ने मारा माताराम? साई राम बारे ने। बस चलाते हो उनकी? हाँ बस चला। तो कब की घटना है माताराम? कब की है? भैया आप और सूचना कब मिली थी? भाई भाभी है, भाई भाभी ये हमारा दे, चलो कम लेते आओ तुम। कब मिली थी भाई सूचना जी घटना की? 1 बजे का, कल 12 बजे। हमारा बेटा नाती ने तो लगाओ, एक वहाँ तो फोन मोड़ी खिलाने जा रही, मोड़ी वगैरह पर रही उन्हें लगाओ के उधर चले जाओ, बेटा को बता हमने 7:20 पे लगाओ तो भैया को फोन। क्या कह रहे थे भैया? भैया की हमने पूछी थी कल की छुट्टी है, सो कहते नहीं हम घरे आके बताए, हम घरे आ रहे थाली लगा के रखी हो, हमें सब्जी का बनी, हमने कहीं बटा बने। भैया कहने लगे हम 9:30 बजे तक आ रहे। अच्छे से बता फिर। स्कूल में आते ना जब है तो नहीं कहाँ पंडा में? हम 7 बजे की बात भाई। अम्बाला के शहजादपुर में महाराणा प्रताप चौक पर पाइप लीकेज से बने गड्ढे हादसों का कारण बन रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गड्ढों में पानी भरा होने से चलते आए दिन दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन समाधान के नाम पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानी भरा होने के कारण गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे राहगीरों की जान जोखिम में बनी हुई है। नाम क्या है आपका? सुरेश कुमार जी। जो खड्डे हैं पड़े कब से बने? बहुत टाइम हो गया जी पड़े हुए, इतना बुरा हालत है ना भी बुजुर्ग आदमी गिर गिर कर जाए यहाँ, और रात में गड्डियाँ गई नहीं पता कहाँ ब्लैस्ट खराब हो जाए, खंबा तोड़ दिया, देखो सामने खंबे के भी ले लो। जैसे आज के टाइम में धुंध का कारण दिखाई नहीं देते हैं, ज्यादा धुंध है और धुंध में दिखता भी नहीं है। किस कारण से खड्डे बने हैं? पानी भी ये भरा, पानी किस कारण से आ रहा है? पानी यहाँ से पानी पीने वाला है, टूटियां लगी हुई है। टूटी लीक, कभी इसके बारे में कंप्लेंट की आप लोगों ने? पहले की है तो कभी आए ठीक करने? दोबारा फिर सरपंच आज भी आया। क्या नाम है जी आपका? आज आपने बोला है कभी? आए थे, बुलाए थे, दिखाया था उसको। तो खड्डे तो बहुत ज्यादा बने हैं, चोटें भी लगने का खतरा बना हुआ है। सालों से यही हाल है यहाँ, तो बरसात में तो निकलना मुश्किल है, और स्कूल के बच्चे हैं, लेडीज आती है जाती है, गली भी है, देखो सामने टप के जाओ। हमारी दुकान मोटरसाइकिल में गिर गिर कई बच्चे कीचड़ में पड़ गए। क्या नाम जनाब आपका? कई लेडीज पड़ गई। क्या नाम आपका? तो गिरी है इसमें? हाँ जी, हम परसों गिरे यहाँ से। अच्छा, तो आपने हेल्प की है? स्कूल में जाने वाले बच्चों के खतरा बना हुआ है।
क्या नाम है आपका जी? कहाँ के रहने वाले हो? जो ये रोड के ऊपर खड्डे पड़े हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे लग रहा है कि ये खड्डे बहुत ज्यादा बने हुए हैं। दुर्घटना का कारण है ही है जनाब। मेरी दुकान के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, जिसमें आए दिन रोज अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। तो सरकार से अपील है, प्रशासन से अपील है कि इसको तुरंत से बंद किया जाए। और ये तकरीबन पिछले 1.5 साल से खड्डे हैं जिनको कोई रिपेयर नहीं किया गया। आज तक कोई रिपेयर किया ही नहीं है। छोटे भी बहुत पड़ोसी पड़ोसी आके अपना सामान गिरते हैं, इंटे वगैरह कर दिया, प्रशासन ने किसी तरह कोई काम नहीं किया। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। देश नई खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।